ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तुम उस चेंजिंग रूम में जाकर अपना रेसिंग सूट पहन लो। यह कहते हुए कृष्ण ने अनिका को चेंजिंग रूम की ओर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही अनिका अपना रेसिंग सूट लेकर चेंजिंग रूम के अंदर गई, बाहर खड़े लोग हैरानी से क्रिस की ओर देखने लगे। क्रिस के साथियों ने क्रिस से पूछा, क्रिस, आर यू श्योर अबाउट व्हाट आर यू डूइंग? परेशान लग रही फातिमा ने भी कृष्ण से पूछा, क्रिस, क्या तुम्हें यकीन है कि अनिका इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी? क्या यह रिस्की नहीं होगा? तभी क्रिस के साथी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पाना जमीन पर फेंकते हुए कहा, इस रेस में हमारी टीम लास्ट पोजीशन पर आ जाएगी। अपने साथी के मुंह से यह बात सुनते ही कृष्ण ने उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तो क्या तुम तैयार हो इस रेस में हिस्सा लेने के लिए? है कोई जो मेरी जगह इस रेस में उतरने के लिए तैयार हो और यह दावा भी करता हो कि वह रेस जीत जाएगा या कम से कम हमारी नाक कटने से हमें बचा पाएगा? क्रिस की यह बात सुनते ही उसके सारे साथी और टीम मेंबर खामोश हो गए। कुछ ही देर में चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और अपनी रेसिंग सूट में अनिका बाहर निकली। रेड और व्हाइट कलर का सूट, मैचिंग जूते, आंख में ब्लैक कलर के ग्लासेज पहनकर जब अनिका बाहर निकली तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अनिका को देखते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका को देखते हुए फातिमा ने कहा, मैं कभी सोच नहीं सकती कि एक लड़की इतनी स्मार्ट और खूबसूरत दिख सकती है। अनिका ने अपने लंबे बालों की पोनी बनाई थी और एक हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ था। अपनी बहन का एक नया रूप देखकर क्रिस को ताज्जुब और हैरानी दोनों एक साथ हो रही थी। ऑल रेसर प्रोसीड टू रेसिंग ट्रैक्स अनाउंसमेंट होते ही क्रिस और उसकी पूरी टीम अनिका के साथ वीवीआईपी वेटिंग लाउंज से निकलकर रेसिंग ट्रैक की ओर जाने लगी। क्रिस रेसिंग ट्रैक पहुंचने से पहले अनिका को वह गाड़ी दिखाना चाहता था जिसमें बैठकर अनिका को रेस में हिस्सा लेना था। क्रिस ने इस रेस के लिए स्पेशली एक कार मॉडिफाई करवाई थी। क्रिस की मनपसंद कार पहले ही बिक चुकी थी, मगर जो कार क्रिस ने मॉडिफाई करवाई थी वह भी काफी पावरफुल थी। क्रिस ने पहले ही भी अनिका की ड्राइविंग देखी थी। वह जानता था कि आम गाड़ियां अनिका बहुत अच्छी तरह चला लेती थी। वह आम रास्तों पर काफी तेज भी थी, मगर यहाँ सवाल एक स्पोर्ट कार की थी जिसकी मशीन का पावर और स्टीयरिंग का कंट्रोल आम गाड़ियों से काफी अलग होता था। कृष्ण ने अनिका से कहा, एक बार अंदर बैठकर देख लो, आम गाड़ियों से बहुत अलग होती है स्पोर्ट कार। तुम एक बार इसकी सारी फीचर्स देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी मुझे पूछ लो। एक छोटा सा कंफ्यूजन भी कार रेसिंग में जानलेवा साबित हो सकता है। अनिका कार में बैठी और काफी बारीकी से सिस्टम समझने लगी। कृष्ण ने अनिका को कार के स्पेशल फीचर समझाए और कार कंट्रोलिंग की छोटी मोटी टेक्निक्स समझाई। जब अनिका वापस कार से बाहर निकली तो कृष्ण ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो, सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रखना, चाहे तुम इसमें लास्ट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरे परिवार से ही किसी ने मेरी जगह ली। जब कृष्ण ने अनिका को अपने परिवार का हिस्सा बताया तो अनिका हैरान रह गई। अनिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिस उसके साथ किसी दिन इस तरह से बात करेगा। अनिका मल्होत्रा परिवार से सभी से घुल मिल चुकी थी, मगर क्रिस हमेशा से परिवार से दूर रहता था। काफी रूट लगने वाला क्रिस ऐसी बातें कर सकता था, यह कभी अनिका ने सोचा भी नहीं था। अनिका को आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि क्रिस उसे अपने परिवार का हिस्सा समझता था। कुछ ही देर में बाकी रेसर रेसिंग ट्रैक की ओर आगे बढ़ने ले अपने अपने वेटिंग लाउंज से बाहर निकलने लगे। अनिका को देखते ही सारे रेसर हैरान हो गए। एक लड़की इन सब रेसर के साथ रेस में उतरने वाली थी। यह बात ज्यादातर रेसर को पसंद नहीं आ रही थी। एक के बाद एक रेसर ने क्रिस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अरे भाई क्रिस, अगर तुम रेस नहीं लड़ सकते तो फिर रेस से अपना नाम पीछे खिंचवा लो, मगर एक लड़की को हमारे साथ रेसिंग में उतारकर हमारी बेइज्जती मत करो। तो किसी ने कहा कि क्रिस द रेसिंग किंग कहकर बुलाते थे, अब तक तो हम तुम्हें
अब अचानक ही तुम एक किंग से सिंहासन पर एक लड़की को बिठाना चाहते हो? क्या ऐसा करके तुम हमारी इंसल्ट करना चाहते हो? एक रेसर ने यहाँ तक कह दिया। कार रेसिंग में लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकती, यह मर्दों का खेल है, यहाँ औरतों का कोई काम नहीं है। लड़कियों पर मारे गए इस गाने को सुनकर अनिका को उस रेसर की सोच पर तरस आने लगा था, मगर उस कार रेसर की यह बात सुनते ही फातिमा गुस्से से तिलमिला उठी। अपने गुस्सैल अंदाज में फातिमा ने उस रेसर से कहा, तुम सिर्फ अपनी रेसिंग पर और अपनी कार पर ध्यान दो, दूसरे की रेस पर ध्यान देने की जरूरत तुम्हें नहीं है। और इस रेस में कोई ऐसा रूल नहीं है कि लड़कियां इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर तुम्हें इतना बुरा लगता हो तो तुम रेस शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान सकते हो। सबको पता था कि फातिमा जहांगीर की बीवी थी, इसलिए फातिमा की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं की। और रेस देखने आए वीवीआईपी और बाकी के गेस्ट अनिका को रेस में उतरते हुए देखकर हैरान रह गए। ज्यादातर लोगों ने क्रिस की जीत पर अपने पैसे लगाए थे, किसी ने शौक के लिए तो किसी ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग को रातों रात 10 गुना करने के लिए क्रिस पर दांव लगाया था। एक लड़की को रेस में उतरता हुआ देखकर लोगों को क्रिस पर गुस्सा आने लगा था। वह चाहते थे कि उसी वक्त अनिका को रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और खुद रेसिंग किंग क्रिस को उस रेसिंग कार में बिठाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग उन सभी लोगों की हार पक्की थी जिन्होंने क्रिस पर अपना दांव लगाया था। सभी लोगों ने अपने अपने बुकिंग्स को फोन लगाना शुरू किया, मगर बुकिंग्स ने लिया हुआ सौदा वापस करने से मना कर दिया। जितने लोगों ने क्रिस पर पैसा लगाया था वह सब स्टैंड से अनिका को रेस से बाहर निकालने की मांग करते हुए चिल्लाने लगे। हंगामा देखकर जहांगीर रेसिंग ट्रैक के पास आया। जब जहांगीर ने अनिका को रेसिंग सूट में देखा तो वह भी हैरान रह गया, मगर किसी तरह पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर अनाउंस करके जहांगीर ने लोगों को शांत करते हुए कहा, देखे, रेस में सब्स्टिट्यूट अलाउड है, यह रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है। अगर कोई रेसर एंड वक्त पर बीमार हो जाता है या किसी वजह से रेस नहीं कर पाता है तो उसे सब्स्टिट्यूट रेस में उतारने का पूरा अधिकार है। जहांगीर के सामने चिल्लाते हुए लोग अचानक ही खामोश हो गए। वह जहांगीर के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर मन ही मन सभी लोग जो चल रहा था उसका घोर विरोध कर रहे थे। कुछ वक्त पहले रोहित तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिक्योरिटी गार्ड को सौंपकर रेसर की लॉन तरफ गया था। रोहित यह जानना चाहता था कि अगर क्रिस मल्होत्रा इंजोर्ड था तो वह रेस में अपनी जगह किसे उतार रहा था। मगर जब रोहित कृष्ण के वीवीआईपी रेसर लॉन्च के पास पहुंचा तो रेसिंग सूट में चेंजिंग रूम से बाहर निकल रही अनिका को देखकर रोहित हैरान रह गया। रोहित अनिका की खूबसूरती देखकर बस कुछ दूर खड़ा एक पिलर के पीछे छुपकर अनिका को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर एक अनाउंसमेंट हुई, ऑल रेसर प्लीज बी रेडी। यह अनाउंसमेंट सुनते ही सारे रेसर ने अपना हेलमेट पहन लिया और कार के अंदर जाकर बैठ गए। कार में बैठी अनिका की विंडो के ठीक सामने आकर क्रिस ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम बस इसे किसी आम कार की तरह ही ड्राइव करो, बाकी का काम यह कार खुद ब खुद कर लेगी। और एक बात तुम अपनी अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारी जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि क्रिस आगे कोई बात करता, अनिका ने मुस्कुराकर क्रिस की ओर देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बस यू गई और यू आई, तुम्हारी फर्स्ट नंबर की पोजीशन को हिलने नहीं दूंगी, डोंट वरी। ये सुनकर क्रिस और आसपास खड़े लोग खिड़की के पास दौड़कर आए। एक टीम मेंबर में अनिका से कहा, नहीं नहीं, देखो, तुम यह फर्स्ट और सेकंड के चक्कर में मत पड़ना, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना है। क्रिस के एक दोस्त ने यहाँ तक कह दिया कि आजकल की लड़कियां सचमुच सोचती कम है, वरना इतनी बड़ी बात बोलने से पहले इस लड़की ने आसपास रेसिंग ट्रैक पर खड़े ड्राइवरों की एक बार शक्ल देख ली होती। अपने कानों पर पड़ रही कमेंट्स को अनिका ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अनिका की कार से कुछ ही दूर दीपक की कार खड़ी थी। कार में बैठा दीपक खिड़की से विक्की को कह रहा था, जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस देखिए, यह रेस जीतकर मैं न सिर्फ क्रिस के सर से रेसिंग किंग का टाइटल छीन लूंगा, मगर पूरे के पूरे मल्होत्रा परिवार को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दूंगा। विक्की ने दीपक की बात काटते हुए कहा,
यह सब भूल जाओ, तुम्हें असली बदला लेना है उस लड़की अनिका से। रेस में उस लड़की को ऐसा सबक सिखाना कि उसे जिंदगी भर याद रहे। दीपक यह डिमांड सुनकर हैरान रह गया। उसने विक्की से पूछा, क्या चाहते हैं आप विक्की सर? विक्की के ठीक बगल में शालिनी खड़ी थी। यूनिवर्सिटी से निकालने के बाद मेडिकल फील्ड में शालिनी का नाम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ना तो उसे कोई हॉस्पिटल हायर करता और ना ही उसे कोई मेडिकल कॉलेज हायर करने वाली थी। ऐसी सिचुएशन में कल्याण शास्त्री के पास वापस जाने के अलावा डॉक्टर शालिनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्की को आसानी से अपनी बातों के जाल में फंसाकर शालिनी ने पूरी तरह से विक्की को अपने कंट्रोल में ले लिया था। शालिनी ने दीपक से कहा, उस औरत ने शास्त्री फार्मास्यूटिकल को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत चालबाज औरत है। मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवाने में भी इसी औरत का हाथ है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और फिर देश में तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। शालिनी की बात सुनकर कार के अंदर बैठा दीपक मुस्कुराने लगा। अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर दीपक ने शालिनी से कहा, आपका काम हो जाएगा मैडम। अनिका को बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए रोहित जब ट्रैक के पास आया तो उसने विक्की और उसके दोस्त की बात सुन ली। कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली थी। रोहित जानता था कि रेस में अनिका पर जानलेवा हमला होने वाला था। रोहित ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर उससे यह बात अनिका को बताई तो वह उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। अब तक रोहित अनिका के बारे में इतना जान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका किसी भी सिचुएशन से डरने वाली लड़की नहीं थी। अब रोहित के पास एक ही रास्ता था, वह किसी तरह इस रेस को रोक दे। रोहित ने जहांगीर को कॉल लगाकर रेस रोकने की कोशिश की, मगर रेस बस कुछ देर में शुरू होने वाली थी, इसलिए जहांगीर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अनिका को बचाए। तभी रोहित की नजर 10 नंबर रेसिंग ट्रैक पर खड़ी एक स्पोर्ट कार पर पड़ी। रोहित ने उस टीम के मालिक को जानता था। रोहित ने उस आदमी से करने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड दिया और कहा, इस कार्ड से तुम्हें जितने पैसे कैश करने हो तुम कर सकते हो, मगर मैं इसी वक्त तुम्हारे ड्राइवर की जगह पर इस कार में बैठकर तुम्हारी तरफ से इस रेस में हिस्सा लूंगा। उस टीम का ऑनर रोहित मारवा मना नहीं कर पाया। रोहित ने जल्दी से कार से उस ड्राइवर को बाहर निकाला और उसका हेमलेट पहनकर उस कार में बैठ गया। ड्राइवर हैरान रह गया, मगर उसके मालिक ने इशारे से अपने ड्राइवर को बैकआउट करने का ऑर्डर दे दिया। आखिर उस टीम के मालिक के लिए एक लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, रोहित मारवा के साथ बिजनेस रिलेशन कायम रखने की। काउंटडाउन 5 सेकेंड पर पहुंच चुका था। क्राउड में बैठे सारे लोगों का जोश काफी बढ़ गया था। सब अपनी पूरी टीम और फेवरेट रेसर के सपोर्ट के नारे लगाने लगे। स्टैंड में बैठी रिया अपनी मम्मा को देख खुश हो गई और चीयर करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, गो मम्मा, गो मम्मा। अनिका की कार के ठीक पीछे खड़े फातिमा और क्रिस अपनी सांसें थामकर रेस शुरू होने का इंतजार करने लगे। तभी रेफरी ने अपनी पिस्तौल से गोली छोड़ते हुए रेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। रेफरी की गन शॉट सुनते ही सारे रेसर ने स्टार्ट लाइन से अपनी कार को तेजी से रेस ट्रैक पर ड्राइव करना शुरू कर दिया। फातिमा और क्रिस की सांस जैसे कुछ वक्त के लिए थम गई थी। फिर अचानक ही क्रिस एक साथी से अनिका का टेक ऑफ देखकर कहा, नॉट बैड। पिकअप की वक्त स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी, मगर कार पर कंट्रोल अच्छा है। यह सुनकर टीम के बाकी मेंबर्स और फातिमा ने राहत की सांस ली, मगर क्रिस जानता था कि तेजी से टेकअप करने की टेक्निक सिर्फ बड़े बड़े चैंपियन रेसर ही संभाल सकते थे। जरूरत से ज्यादा तेजी से पिकअप लेने पर ड्राइवर कार पर ठीक से अपनी पकड़ नहीं बना रख सकता था, और क्रिस ये भी जानता था कि आगे कुछ भी मीटर बाद एक शार्प टर्न था। ऐसे में अगर ड्राइवर की अपनी स्पीड और कार पर पकड़ कमजोर हुई तो काफी डेंजरस हो सकता था। क्रिस को इस वक्त अपने लिए गए डिसीजन पर पछतावा होने लगा था। क्रिस सोचने लगा था कि क्या उसने अनिका को अपनी जगह ड्राइविंग सीट पर बिठाकर सही फैसला लिया था। आखिर अनिका एक बच्ची की माँ थी और अभी रिया की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। ऐसे में इतने बड़े रिस्क में अपनी बहन को डालना क्या सही डिसीजन था? यह बात सोच सोचकर क्रिस को गिल्ट महसूस हो रहा था। रोहित मारवा 10 नंबर ट्रैक पर अपनी कार चला रहा था।
रोहित ने इस रेसिंग ट्रैक पर काफी कार रेस देखी थी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आगे कुछ ही मीटर बाद एक शार्प टर्न आने वाला था। रोहित ने यह भी नोटिस किया था कि अनिका ने सबसे तेज टेक ऑफ लिया था। टर्निंग के वक्त अगर अनिका ने अपना बैलेंस घुमा दिया और उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो रोहित ठीक उसके पीछे ही रहना चाहता था। इसलिए रोहित ने भी अपनी एक्सीलेटर पर पांव देते हुए अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। क्राउड में बैठे लोग अनिका की कार को तेजी से रेसिंग ट्रैक पर लीड बनाते देखकर हैरान रह गए। एक लड़की इतनी तेजी से कार चला रही थी, यह देखकर लोगों के मन में हैरानी के साथ यह डर भी उठने लगा कि कहीं अनिका जोश जोश में ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं एक्सीलेटर पर पांव तो नहीं रख रही। ऑडियंस में बैठे सारे लोग इस बात को लेकर टेंस हो गए थे कि कहीं अनिका के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। अनिका को इस तरह गाड़ी चलाते हुए देखकर विक्की सालनी की ओर देखकर अचानक ही हंसने लगा। विक्की ने सालनी से कहा, इस लड़की को कार चलाते हुए देखकर क्या तुम्हें लगता है कि दीपा को कुछ करने की जरूरत भी पड़ेगी? यह खुद ही अपनी दुश्मन है। जो खुद ही अपनी जान को दुश्मन हो उसे कोई कैसे मार सकता? विक्की की इस बात पर शालिनी ने भी कहा, मेरा मकसद उसे मारना नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दीपक उस लड़की को ऐसा सबक सिखाए कि लोगों को जलील करने से पहले उसे हर दिन अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो। वहीं उस लड़की की असली सजा होगी। वीवीआईपी स्टैंड में क्राउड के बीचों बीच आकाश गुलेरिया भी चुपके से पिंकी और यश पर नजर बनाए हुए था। आकाश काले चश्मे और मास्क पहनकर रेस देखने आया था, जिससे बिजनेस फ्रेटर्निटी के लोग आकाश को पहचान न सके। बच्चों के साथ साथ आकाश की नजर अनिका पर भी बराबर बनी हुई थी। अनिका को इस तरह कार चलाते हुए देखकर आकाश को अनिका के लिए टेंशन होने लगा था। बार बार आकाश की नजरों के सामने अनिका की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने लगी थी। तूफान से भी ज्यादा तेज स्पीड से कार चला रही अनिका इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। कार की स्पीड अब ज्यादा बढ़ चुकी थी। अनिका ने बहुत पहले ही वह शार्प टर्न देख लिया था। काफी रेसर टर्न आने से पहले ही अपने कार की स्पीड कम करने लगे, मगर अनिका ने इसका ठीक अपोजिट लिया। उसने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली और स्टीयरिंग व्हील को टर्न की डायरेक्शन में एक ही झटके से मोड़ लिया। अनिका की कार के टायर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजने लगी। ग्राउंड पर घिस रहे टायर्स ने रेसिंग ट्रैक पर गहरे काले मार्क्स बनाना शुरू किया और घिस रहे टायर की आवाज लोगों के कानों में म्यूजिक की तरह पड़ने लगी। तभी अचानक शांत हुए क्राउड में से एक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट ये ड्रिफ्ट! पिछले कई सालों से मैंने इस ट्रैक पर किसी रेसर को इतनी खूबसूरत ड्रिफ्ट करती हुई नहीं देखा। टर्न लेते ही अनिका बिना कार की स्पीड घटाए तेजी से कार ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी। अनिका की ड्रिफ्ट देखकर क्रिस के होश उड़ गए थे। ऐसे ड्रिफ्ट कार रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही रेसर कर सकता था, जिसका नाम था कार्तिक। एक साल पहले हुए इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में कुछ इसी तरह की ड्रिफ्ट दिखाकर कार्तिक ने उस वक्त लोगों के होश उड़ा दिए थे। अनिका की कार ने बाकी सब कार पर एक बहुत बड़ी लीड बना ली थी। रेसिंग ट्रैक पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे अनिका की कार का किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था। तेजी से रेसिंग ट्रैक पर चल रही अनिका की कार को देखकर क्रिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक ही क्रिस को अपनी भांजी रिया की बात याद आने लगी। जब क्रिस रिया और अनिका को इंटरव्यू के लिए सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले जा रहा था, तब कार में बात करते हुए एक बार रिया ने क्रिस से कहा भी था, क्या तुम जानते हो मम्मा की द फेमस कार रेसिंग कार्तिक कौन है? फिर क्रिस को अपनी बहन की कॉन्फिडेंस से कही हुई वह बात याद आई जो उसने रेस शुरू होने से पहले क्रिस से कही थी, तुम्हारी 1 नंबर पोजीशन को हिलने नहीं दूंगी। मैं बस यूं गई और यूं आई। जो बात लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लग रही थी वह दरअसल अनिका का खुद का यकीन था। मन ही मन क्रिस यह सोचकर हैरान हो रहा था कि कहीं वह रेसिंग चैंपियन कार्तिक, जिसे वह अपना आइडल मानता था, वह खुद उसकी बहन अनिका तो नहीं थी। मगर यह कैसे हो सकता था? कार्तिक एक लड़का था। पहले ही ज्यादा लोगों ने उसे कभी देखा नहीं था, मगर लोगों को जितना भी कार्तिक के बारे में पता था, कार्तिक दक्षिण भारत का एक यंग लड़का था। फतिमा को कार रेसिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मगर अनिका को इतनी तेज कार चलाते देखकर फातिमा काफी टेंस में लगने लगी थी।
परेशान फातिमा ने क्रिस का हाथ जोर से पकड़कर कहा, कुछ करो, देखो वहां पर हर मोड़ पर अनिका की कार के टायर्स के आग निकल रही है। बाकी टीम मेंबर्स खामोशी से खड़े रहकर बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की कार को रेस ट्रैक पर फॉलो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम को सांप सूंघ गया था। स्टैंड में जो अनिका को रेस से बाहर निकालने के लिए शोर मचा रहे थे, वो धीरे धीरे खड़े होकर अनिका के लिए चीयर करने लगे थे। जो लोग एक लड़की का रेस में हिस्सा लेने से विरोध कर रहे थे, अब वो अनिका के सपोर्ट में कहने लगे, मैंने आज तक इतनी शानदार ड्राफ्टिंग और ड्राइविंग स्किल का इस रेसिंग ट्रैक पर नहीं देखी। तो किसी ने कहा, क्या सचमुच कोई लड़की यह काम कर सकती है? अनिका की कार बाकी कार से बहुत बड़ी लीड बनाकर रेस में चल रही थी, जबकि सेकेंड और थर्ड पोजीशन की कार बिल्कुल आसपास चल रही थी। सेकेंड पोजीशन पर विक्की शास्त्री का रेसर दीपक किसी तरह से अनिका तक बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके ठीक पीछे ट्रक नंबर 10 से शुरू हुई कार जिसे रोहित चला रहा था, वो बनी हुई थी। इस टीम का रिकॉर्ड था कि वह हमेशा हर रेस में लास्ट पोजीशन हासिल करते थे। अचानक ही तीसरी पोजीशन पर टीम की कार को चलता हुआ देखकर काफी लोग हैरान थे। अपनी टीम के साथ खड़े विक्की और शालिनी भी टेंस होकर दीपक की कार को फॉलो कर रहे थे। शालिनी ने पानी की बोतल जोर से जमीन पर फेंक कर कहा, यह किस उल्लू के पट्टे को कार चलाने को दे दी है? मैंने तो सुना था कार रेसिंग मर्दों की गेम है। यह किस तरह का मर्द तुमने ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया है? एक लड़की को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि विक्की भी इस वक्त काफी परेशान था, मगर इस वक्त दीपक से ज्यादा उसे शालिनी की बात पर गुस्सा आने लगा था। बड़ी बड़ी आंखों से शालिनी को घूरते हुए विक्की ने कहा, क्या जानती हो तुम कार रेसिंग के बारे में? वो लड़की जिस स्पीड से कार चला रही है, उसे मैच करना मेकअप लगाने जितना आसान नहीं है। दीपक तो छोड़ो, अगर खुद क्रिस अपने पुराने दिन वाले फॉर्म में सबसे बेहतरीन स्पोर्ट कार में बैठ जाता, तब भी ऐसी स्पीड का मुकाबला कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता। विक्की के मुंह से अनिका के लिए यह बात सुनकर शालिनी और ज्यादा इरिटेट हो गई। अपना पांव जमीन पर पटकती हुए शालिनी ने विक्की से कहा, मगर यह कैसे हो सकता है? वह एक लड़की है। शालिनी यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अनिका की हैसियत में डॉक्टर अमृता थी और एक इंसान के लिए एक साथ इतनी सारी एबिलिटीज होना लगभग नामुमकिन था। डॉक्टर अमृता के लेवल को अचीव करने का मतलब था काफी सालों का एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा स्किल, और इस तरह की कार रेसिंग करने का भी ठीक वही मतलब था, काफी सालों का एक्सपीरियंस और बहुत भारी स्किल। न चाहते हुए भी शालिनी के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या अनिका सचमुच की एक लड़की थी या कोई सुपर वुमन। अपने मन में अनिका के लिए ऐसा ख्याल आते ही शालिनी जोर जोर से अपने ही हाथों से अपना सर पीटने लगी। वहीं विक्की अनिका की ऐसी एबिलिटी को देखकर उसका दीवाना होने लगा था। जो लड़की इतनी खूबसूरत हो, उसमें इतनी ज्यादा टैलेंट भरी हो, अनिका की कार देख रहे विक्की के मुंह से अनजाने में ही निकल गया, क्या लड़की है यह? मुझे लगता है इसे बनाने के बाद ऊपर वाला लंबी छुट्टी पर चला गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा। विक्की के मुंह से यह बात सुनते ही शालिनी के सर पर जैसे किसी ने एक बहुत भारी पत्थर रख दिया था। विक्की का कॉलर पकड़ती हुई शालिनी ने विक्की से कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। शालिनी की आंखों में आंखें डालते हुए विक्की ने धीरे से शालिनी का हाथ अपने कॉलर से हटाकर कहा, क्या तुम सपना देख रही हो? विक्की के मुंह से यह बात सुनते ही शालिनी को जैसे एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ। कुछ दिन पहले अनिका से बदला लेने के लिए, रोहित के करीब जाने के लिए और विक्की से पीछा छुड़ाने के लिए खुद शालिनी ने कल्याण शास्त्री और विक्की को कन्विंस करके विक्की और शालिनी की एंगेजमेंट तोड़ी थी। जब यूनिवर्सिटी से शालिनी को निकाल दिया गया, तब शालिनी ने विक्की के साथ कुछ रातें गुजारी और फिर से विक्की को अपने वश में करने की कोशिश की थी। मगर हकीकत अब भी यही थी कि विक्की और शालिनी की एंगेजमेंट कुछ वक्त पहले ही टूट गई थी। आज शालिनी को अनिका पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस अब वह मन ही मन सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, किसी तरह दीपक रेसिंग ट्रैक पर शालिनी को ऐसी टक्कर मारे कि आज अनिका की जिंदगी का यह आखिरी दिन हो जाए। वहां रेसिंग ट्रैक पर तेजी से चला रही अनिका को देखकर रोहित को मन ही मन अनिका के साथ हुई उसकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें याद आने लगी।
एक बेहद खूबसूरत लड़की, वेल ट्रेंड मार्शल आर्ट की स्टूडेंट, एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर और आज कार रेसिंग का उसका यह हुनर। इस लड़की की क्वालिटी देखकर रेसिंग ट्रैक पर कार चला रहे रोहित मारवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनिका सचमुच एक लड़की थी या कोई जादुई करिश्मा। बाकी रेसर्स के ऊपर बहुत बड़ी लीड बनाकर रखी थी अनिका ने। उसकी ड्राइविंग स्किल बाकी ड्राइवर से काफी ज्यादा बेहतर थी, मगर इस ट्रैक पर अनिका पहली बार कार चला रही थी। पीछे सेकेंड पोजीशन पर चल रहे दीपक को इस ट्रैक के सारे शॉर्टकट पता थे। दीपक ने अनिका को रेस से बाहर करने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। दीपक ने सोच लिया था कि आगे आने वाले मोड़ पर वह शॉर्टकट ले लेगा और जब वह शॉर्टकट की दूसरी तरफ से फिर से रेसिंग ट्रैक पर आएगा तो उसने अनिका से ज्यादा स्पीड बना ली होगी। दीपक फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, मगर दीपक को यह भी पता था कि जिस स्पीड से अनिका अपनी कार चला रही थी वह कुछ ही सेकंड में दीपक के बराबर आ जाएगी। मगर ठीक उसी वक्त जब अनिका की कार दीपक की कार के साथ आएगी तभी दीपक अपनी कार से अनिका की कार के पीछे से टक्कर मारेगा। अनिका की कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक हल्की सी टक्कर से भी अनिका की कार हवा में एक रॉकेट की तरह उड़ जाती और जब वो कार फिर से जमीन पर गिरेगी तो बड़ी मुश्किल से कार का एक भी स्पेयर पार्ट बचा होगा। कार के रेसर की हालत देखने के लिए लोगों को उसकी लाश का पता भी नहीं चलेगा। यह ख्याल दीपक के मन में आते ही अचानक ही दीपक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी कार का गियर बदलते हुए शॉर्टकट के रास्ते पर अपनी कार को मोड़ ली। जैसे ही शॉर्टकट का रास्ता अपनाकर दीपक फिर से मेन रेसिंग ट्रैक पर आया, उसने पहली पोजीशन हासिल कर ली थी, मगर कुछ ही सेकेंड में रेयर मिरर से दीपक को तेजी से अपने पीछे आ रही अनिका की कार दिखाई दी। कुछ देर दीपक के साथ साथ चलने के बाद अनिका की कार ने फिर से दीपक की कार पर लीड बनाना शुरू किया। बस यही वक्त था जब दीपक को अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारनी थी। दीपक ने मुस्कुराते हुए जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। दीपक की कार की टक्कर लगते ही अनिका की गाड़ी हवा में उछलती हुई रेसिंग ट्रक से कई मीटर दूर जा गिरती। अनिका की कार और अनिका की हालत क्या होने वाली थी यह सोच सोचकर दीपक मन ही मन खुश हो रहा था। जैसे ही अनिका की गाड़ी ने दीपक की गाड़ी को ओवरटेक किया, दीपक ने पीछे से अनिका की कार को टक्कर मारने के लिए अपने एक्सीलेटर को दबा दिया। किसी भी वक्त दीपक की कार अनिका की कार को पीछे से टक्कर मारने वाली थी। अनिका के स्पीड को मैच करना दीपक के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर दीपक जानता था कि इस बार अगर अनिका आगे निकल गई तो फिर उसे जाल में फंसाना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक ने अपनी कार को टॉप गियर में डालते हुए फिर एक बार जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। अब दीपक की कार और अनिका की कार के बीच में बस कुछ ही इंच का फासला था, मगर जैसे ही दीपक अनिका की कार के पीछे से टक्कर मारने वाला था, अचानक ही 10 नंबर ट्रैक की काली और सफेद कार तेजी से दीपक की कार के ठीक बगल में चलने लगी। दीपक अचानक बगल में आई हुई कार को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अपने कार पर कंट्रोल मेंटेन करते हुए दीपक ने बगल में चल रही कार के ड्राइवर की ओर देखा। काले हेलमेट में बगल में कार चला रहा रोहित हेलमेट के अंदर से दीपक की ओर देख रहा था। दीपक हेलमेट के अंदर चेहरा देख नहीं पा रहा था, मगर वह इस कंफ्यूजन में था कि आखिर यह ड्राइवर उसे इस तरह क्यों घूर रहा था। कुछ देर दोनों गाड़ियों का एक जैसी स्पीड मेंटेन करके बगल अगल में चलती रही। फिर जब दीपक ने फिर से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश की, तब रोहित ने अपना स्टीयरिंग व्हील दीपक की गाड़ी की ओर मोड़ दिया। दोनों कारों में एक जोरदार टक्कर हुई। रेसिंग ट्रैक पर घर्षण की वजह से दोनों कार के बीच फायर स्पार्क्स निकलने लगे। स्टैंड में देखने वाले लोग इस स्टंट को देखकर हैरान रह गए। किसी तरह दोनों ने अपनी अपनी कार को रेसिंग ट्रैक पर बनाए रखा। अब दीपक ने भी जोर से अपना स्टीयरिंग रोहित की कार की ओर घुमाते हुए उसकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की, मगर जैसे ही दीपक ने अपना स्टीयरिंग घुमाया, रोहित ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी। ऐसा होने पर दीपक ने अपनी कार पर कंट्रोल पूरी तरह से गवा दिया और दीपक की कार ने टर्न ले लिया। दीपक की कार रेसिंग ट्रैक के बॉर्डर पर बनी रेत की बाउंड्री से टकराई और हवा में उड़ गई। दीपक की कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से कोई स्पेस शटल लॉन्च कर दी गई थी। कहीं फीट ऊपर हवा में उछलने के बाद दीपक की कार रेसिंग ट्रैक के लगभग 100 मीटर दूर हवा में पलटती हुई जमीन पर गिरी।
जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। दीपक की कार का फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हो चुका था। स्टैंड में आए सारे लोग शॉक होकर अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। यह पता लगाना मुश्किल था कि कार के अंदर ड्राइवर जिंदा बच पाएगा या नहीं। टक्कर के बाद रोहित की कार को भी काफी नुकसान पहुंचा था, मगर किसी तरह रोहित ने अपनी कार पर कंट्रोल बना लिया और रेस में अपनी कार को टिकाए रखा। पीछे के कुछ रेसर्स रोहित के आगे जरूर निकल गए थे, मगर रोहित ने फिर से अपनी स्पीड मेंटेन कर ली थी। जब रोहित ने देखा कि कुछ मीटर बाद एक शार्प टर्न आने वाला था, तो रोहित ने कार की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक्स पर पांव रखा। रोहित यह देखकर हैरान रह गया कि रोहित की कार की ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही थी। टक्कर में हुए नुकसान की वजह से रोहित की कार की ब्रेक फेल हो चुकी थी। अगर वक्त पर स्पीड कम ना हुई तो हो सकता था रोहित की कार का भी वही अंजाम हो जो कुछ देर पहले दीपक की गाड़ी का हुआ था। फर्स्ट पोजीशन बनाई हुई अनिका ने पहले ही देख लिया था कि दीपक उसकी कार को पीछे से टक्कर मारने वाला था और इसलिए कार को इम्पैक्ट से बचाने के लिए अनिका ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली थी। दीपक की कार से कुछ लीड बनाने के बाद अनिका ने रियर व्यू मिरर में देखा कि थर्ड पोजीशन वाली कार की टक्कर दीपक की कार से हुई और किस तरह दीपक की कार धमाके से जमीन पर गिरी। अनिका यह भी अच्छी तरह जानती थी कि 10 नंबर ट्रैक वाली कार का भी काफी नुकसान हुआ था टक्कर में। कुछ देर स्पीड के कम हो जाने के बाद रोहित की कार ने फिर से स्पीड पकड़ ली थी। रोहित ने स्टीयरिंग व्हील पर बैलेंस तो बना लिया था, मगर उसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। अब हर गुजर रही सेकेंड के साथ रोहित की कार की स्पीड बढ़ने लगी थी। चाहते हुए भी रोहित अपनी कार की स्पीड कंट्रोल में नहीं कर रख पा रहा था। कुछ देर बाद रोहित ने सारे रेसर्स को पीछे छोड़ दिया। हर टर्निंग पर ड्रिफ्ट करके रोहित किसी तरह अपनी कार को एक्सीडेंट से बचा रहा था, मगर रोहित जानता था कि अगर वक्त पर उसकी कार को ब्रेक नहीं लगी तो वह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनिका ने रेयर व्यू मिरर में जब पीछे देखा तो देखकर हैरान हो गई कि 10 नंबर ट्रैक वाली कार अपनी स्पीड बढ़ाकर सेकेंड पोजीशन पर आ चुकी थी। अनिका इस ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल पर काफी इम्प्रेस हो गई थी। अनिका समझ चुकी थी कि 10 नंबर की कार उससे कड़ा मुकाबला देने वाली है। अनिका ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली और मगर कुछ सेकेंड के लिए लीड के बाद रोहित की कार ठीक अनिका के बगल में चलने लगी। इस तरह की स्पीड और कंट्रोल अनिका ने दिल्ली में किसी रेसर से एक्सपेक्ट नहीं की थी। उस ड्राइवर की ओर देखकर अनिका ने उसे थम्स अप का इशारा किया, मगर उस कार में बैठा रोहित इस वक्त किसी तरह अपने कार की स्पीड कम करने की कोई टेक्निक ढूंढ रहा था। देखते ही देखते दोनों कारें फाइनल लैप लेने लगी। रोहित की कार को ओवरटेक करने के लिए अनिका ने भी अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली थी। अनिका की कार टॉप गियर में चल रही थी। किसी तरह अनिका फर्स्ट पोजीशन पर आकर अपने भाई क्रिस पर आई मुसीबतों को खत्म करना चाहती थी, मगर ठीक बगल में ट्रैक नंबर 10 से निकली हुई कार अनिका को कड़ी चुनौती दे रही थी। अनिका ने फिर एक बार अपने ठीक बगल में कार चला रहे ड्राइवर की ओर देखा और शाबाशी देते हुए फिर से थम्स अप का इशारा किया। तभी अचानक रोहित ने अपना हेलमेट निकाल लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी कार से दूर रहो, मेरी कार की ब्रेक फेल हो चुकी है। रोहित ने मन ही मन अपने कार की स्पीड कम करने के लिए एक प्लान बनाया था कि वह किसी तरह बॉर्डर पर लगे हुए मिट्टी और पानी के बड़े बड़े टैंक से अपनी कार को टकराकर घर्षण पैदा करेगा और किसी तरह अपनी कार की स्पीड पर कंट्रोल पाकर उससे हॉल्ट पर लाएगा। मगर वह जानता था कि यह टेक्निक बहुत ही डेंजरस थी। इस तकनीक के पास चल रही अनिका की कार को भी टक्कर लग सकती थी और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका की जान को किसी भी तरह खतरा हो, इसलिए रोहित ने अनिका को वार्न देना बेहतर समझा। वहां कार के अंदर रोहित मारवा को देखकर अनिका चौंक गई। अनिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रैक नंबर 10 से निकली हुई गाड़ी को रोहित मारवा चला रहा था। एक सेकंड के अंदर अनिका के दिमाग में कई सारे थॉट्स एक साथ चलने लगे थे। अनिका के बच्चों का बाप इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था। रेस जीतकर उसे अपने भाई को मुसीबत से बाहर निकालना था। अगर रोहित की आज मौत हो जाती है तो रिया और आर्यन की कस्टडी बिना किसी रोक टोक कोर्ट आसानी से अनिका को दे देती, मगर अनिका को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अनिका के लिए रोहित की जान भी उतनी ही जरूरी थी जितनी उसके लिए अपने बच्चों की कस्टडी जरूरी थी। अनिका ने अपना भी हेलमेट उतार लिया और चिल्लाकर रोहित से कहा, मेरे लिए रुको, गाड़ी पर कंट्रोल बनाए रखो। यह सुनकर रोहित हैरान रह गया। फिर अगली सेकेंड रोहित ने देखा कि अनिका की कार ने पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी।
रोहित की कार से लगभग 100 मीटर की बढ़त बनाने के बाद अचानक ही 180 डिग्री ड्रिफ्ट लेते हुए अनिका ने अपनी कार को रेसिंग ट्रैक पर मोड़ लिया। रेसिंग की दुनिया में इससे पहले ऐसा ड्रिफ्ट कभी किसी भी इंटरनेशनल रेसर ने नहीं ली थी। इस ड्रिफ्ट को देखकर स्टैंड में हर शख्स की सांसें अटक गई थी। ड्रिफ्ट लेने के बाद अनिका रोहित की कार के ठीक सामने आ गई। अब दोनों कारें तेजी से एक दूसरे की ओर चलने लगी। फिनिश लाइन से बस कुछ ही मीटर दूर अनिका ने यू टर्न ले लिया था और रोहित की कार की ओर अपनी कार को तेजी से आगे बढ़ाने लगी थी। अनिका ने अपने कार की स्पीड कम करके रोहित की कार की स्पीड के साथ मैच की। रोहित अनिका का मूव अच्छी तरह समझ चुका था। सामने से तेजी से आ रही है अनिका की कार की बम्पर पर रोहित ने अपनी कार का बम्पर दे मारा। जैसे ही दोनों कार का बम्पर टू बम्पर कनेक्ट हुआ, अनिका ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली, मगर क्योंकि कांटेक्ट के वक्त रोहित की कार की स्पीड ज्यादा थी, अनिका की कार रिवर्स चलने लगी। रोहित की कार की स्पीड को कंट्रोल में लाने के लिए अनिका ने फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ा ली। रिवर्स डायरेक्शन में हो रहे घर्षण की वजह से अनिका की कार के पीछे से टायर के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी थी। रोहित की गाड़ी की स्पीड लगातार कम हो रही थी, मगर कुछ ही सेकेंड में रोहित की कार ने अनिका की कार को धकेलते हुए फिनिश लाइन के पार कर दिया था। फिनिश लाइन के कुछ ही मीटर बाद दोनों कारों के इंजन की शोर के बीच अचानक ही दोनों गाड़ियां हॉल्ट पर आ गई और पूरे रेसिंग ट्रैक पर मौजूद सभी लोग खामोशी से दोनों गाड़ियों से निकल रहे धुएं के गुबार को देखने लगे। एक के बाद एक गाड़ियां फिनिश लाइन क्रॉस करने लगी, मगर पूरे रेसिंग ट्रैकर फिनिश लाइन क्रॉस कर रही कार के इंजन की आवाजों के सिवाय पिन ड्रॉप साइलेंस था। लगभग 20 से 3 सेकेंड बाद अनिका ने जोर से अपनी कार के दरवाजे को लात मारकर कार का दरवाजा खोला। अनिका के बाहर निकलते ही रेसिंग ट्रैक और स्टैंड में मौजूद सभी लोगों ने अनिका का स्वागत जोरदार तालियों और सीटों के साथ किया था। स्टैंड में खड़ी एक लड़की ने यहाँ तक कह दिया कि जब दोनों कार की आमने सामने टक्कर हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कार के बीच एक रोमांटिक मूवी का किसिंग सीन चल रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों रेसर्स की जोड़ी भगवान ने ऊपर से बनाकर ही भेजी है। स्टैंड में मौजूद हर शख्स यही कह रहा था कि ऐसी रेस उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब तक रेसिंग ट्रैक से यह खबर भी लोगों में फैल चुकी थी कि दीपक जो कार हादसे में बुरी तरह इंजोर हुआ था, उसके पांव की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी और यह भी कहा जा रहा था कि दीपक आज के बाद जिंदगी में कभी रेसिंग नहीं कर पाएगा। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रैक नंबर 10 की टीम जो आज तक कभी टॉप हाई पोजीशन में भी नहीं पहुंची थी, वह अचानक रन रस अब कैसे बन गई? कौन था वह जादूगर ड्राइवर जिसने इस टीम को इतने बड़े रिजल्ट तक पहुंचा दिया था? जहांगीर जिसने अनिका की कार की टक्कर पहले ही देख ली थी, वह दौड़कर फिनिश लाइन पर आ पहुंचा, मगर जब उसने अनिका को सही सलामत कार से निकलते हुए देखा तो जहांगीर ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए रोहित मुस्कुराते हुए बाहर निकला। रोहित का शरीर पसीने से भीगा हुआ था, मगर चेहरे पर राहत की खुशी थी। अनिका के पास आते ही रोहित ने कहा, जब आपने अपनी कार से मेरी कार को टक्कर मारी तब बाहर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कार किस कर रही है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मेरी जान बचाने के लिए अपने आप की जान को दांव पर लगा दिया। रोहित की ऐसी बातों पर अनिका के टेंशन चेहरे पर साफ और हैरानी भरा गुस्सा आ गया। रोहित पर आ रहे हल्के गुस्से की वजह से पसीने से भीगी हुई अनिका के गाल लाल हो चुके थे। मौत के मुंह से निकलकर कोई आदमी इस तरह कैसे फ्लर्ट कर सकता था, यह बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। मगर रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मुझे भी नहीं लगा था कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। दुश्मनों से मेरी हिफाजत करने के लिए आप कार रेसिंग के बारे में कोई नॉलेज ना होने के बावजूद अपने जान को जोखिम में डालकर आप मुझे बचाने के लिए इस रेस में हिस्सा ले लेंगे। लोगों के शोर के बीच हाथ हिलाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, चलो इससे यह बात तो पक्की हो जाती है कि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रोहित की इस बात पर क्या रिएक्ट करे यह अनिका की समझ से बाहर था। जो लड़कियां दुनिया के किसी भी चैलेंज को अपनी टैलेंट और हिम्मत से ओवरकम कर सकती थी,
उस लड़की के पास रोहित की फ्लर्टिंग का कोई जवाब नहीं था। मगर लोगों के चीयर का स्वागत करते हुए अनिका ने भी स्टैंड से अनिका को कंग्रेचुलेशन कर रहे लोगों को वेव किया। तभी किसी ने स्टैंड से चिल्लाकर कहा, देखो इन दोनों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह बात सुनते ही रोहित ने मुस्कुराकर उस लड़की को वेव करना शुरू कर दिया जिसने यह बात कही थी। रोहित को इस बात पर इतना खुश होते हुए देखकर अनिका के गाल गुस्से से और ज्यादा लाल होने लगे। स्टैंड में बैठे आकाश ने रोहित और अनिका को सेफ देखकर राहत की सांस ली, मगर तभी उसके सेल फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, करण अंकल इज क्रिटिकल। आकाश गुलेरिया ने अपने आदमियों से पिंकी और यश पर नजर रखने को कहा और वहां से चुपके से चला गया। आकाश गुलेरिया वैसे भी मास्क लगाकर स्टेडियम में इंटर हुआ था, इसलिए बिना किसी को पता लगे कि वह आकाश गुलेरिया है, वो आसानी से वहां से चला गया। अनिका की रेसिंग स्किल देखने के बाद पूरा स्टेडियम शोर और अनिका के जीतने के जश्न से गूंजने लगा था। अनिका और रोहित दोनों साथ चलकर रेसिंग ट्रैक से बाहर निकले। जैसे ही वह लॉन्च की तरफ खड़े टीम मेंबर्स के पास पहुंचे तो क्रिस अपनी बहन को बस देखता ही रह गया। क्रिस के सारे दोस्त उछल उछलकर अनिका को कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। क्रिस के एक टीम मेंबर ने कहा, सिस्टर कौन हो तुम यार? अरे ऐसी रेसिंग तो खुद कार्तिक भी नहीं कर सकता। तुम लड़की हो या सुपर वुमन, क्या स्पीड से हर एंगल पर तुम्हारा कंट्रोल है? तुम्हारी साइड रेजर शार्प है और कार की स्टेट और वीकनेस को इतने कम टाइम में इतनी अच्छी तरह से तुमने समझ कैसे लिया? यह सोच सोचकर हम सब हैरान हो रहे थे। अनिका ने इस बात का जवाब नहीं दिया, मगर सबके कंग्रेचुलेशन के जवाब में मुस्कुराकर सबके हाथ मिलाती रही। क्रिस बस हैरान खड़ा अपनी बहन को देख रहा था। अक्सर क्रिस अपने एटीट्यूड की वजह से अनिका से बात नहीं करता था, मगर आज क्रिस के खामोश रहने की वजह कुछ और थी। उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। अनिका ने अपना हेलमेट क्रिस के हाथ में फेंकते हुए कहा, यह हेलमेट बहुत भारी है, क्या तुम अपने साथ घर ले जाओगे? क्रिस ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका उस रेसिंग सूट में अब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए जल्दी से लाउंज के चेंजिंग रूम में जाकर अनिका ने अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। जब वह बाहर आई तब जहांगीर क्रिस के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ आ रहा था। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए क्रिस से कहा, तुम्हारी बहन जीनियस है और मैं जानता हूँ कि यह कौन है। जब मैंने कार्तिक से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तब कार्तिक ने मुझे बताया था कि वह इस रेस में हिस्सा तो नहीं ले सकता, मगर उसकी जान पहचान में एक लड़की है जो उससे भी ज्यादा काफी अच्छी कार रेसर है, मगर वह कार रेसिंग सिर्फ शौक से करती है और लोगों के बीच आकर कार रेसिंग नहीं करना चाहती। अगर वह लड़की प्रोफेशनली कार रेसिंग अपना ले तो दुनिया की नंबर 1 रेस कार चैंपियन बन सकती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कार्तिक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं मगर तुम्हारी बहन ही है। क्रिस की पीठ थपथपाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जहांगीर ने कहा, ऊपर वाला ऐसे इंसान बहुत कम बनाता है जिसका दिमाग बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ता हो। किसी चीज को समझने के लिए कुछ लोगों को 1 साल लगता है तो कुछ को 1 महीना, मगर अनिका वह लड़की है जिसका दिमाग इतना तेज है कि वह चीजें बस कुछ ही पल में समझ जाती है। ऐसे इंसानों के बारे में तो हमने बस किताबों में पढ़ा था, मगर आज अपनी आंखों से देखकर मुझे हैरानी और खुशी दोनों साथ साथ हो रही है। जहांगीर के मुंह से अपनी बहन के लिए इतनी तारीफ सुनते ही क्रिस के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्रिस ने अपनी बहन की ओर प्राउडली देखते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी बहन सचमुच बहुत पावरफुल है। जहांगीर भाई बहन को अकेला छोड़कर अपने बाकी काम निपटाने वहां से चला गया। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर क्रिस ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हेलमेट अनिका के हाथ में थमा दिया। हेलमेट हाथ में पकड़ते ही अनिका ने अपने भाई से कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारी नंबर 1 की पोजीशन तुम्हें वापस लौटाने पर तुम मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हो कि यह हेलमेट उठाकर घर ले जाओ, बहुत भारी है यह। क्रिस ने अपनी जेब से एक पेन निकालकर अनिका को दे दी और कहा, यह हेलमेट मैं ही रखूंगा, बस इस पर तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। वह क्या है ना, आज तक मैंने रेसिंग की दुनिया में कार्तिक को अपना गुरु मानता था,
मगर आज मुझे एक नया गुरु मिला है और उसी का साइन किया हुआ हेलमेट मैं एज ए मोमेंट अपने साथ रखना चाहता हूँ। स्टैंड में बैठा आर्यन अपने मम्मी पापा को रेस जीतते हुए देखकर बहुत खुश हो गया था। जब पिंकी और यश अनिका की जीत की खुशी मना रहे थे तभी चुपके से आर्यन वहां से वॉशरूम की ओर निकल गया था। रिया पहले से ही वॉशरूम में लगे एक एवेंडोन एरिया में छुपकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन उस कॉरिडोर में पहुंचा, एक पिलर के पीछे से नन्ही सी रिया बाहर आई और अपने भाई का हाथ पकड़कर फिर से उसे उस पिलर के पीछे ले गई। दोनों बच्चों के चेहरे पर मम्मी पापा की जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर अपने पेरेंट्स की खुशी सेलिब्रेट करने के बाद रिया ने अपने भाई से कहा, यही मौका है, हम फिर से अदला बदली कर लेते हैं। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर अब मैं मम्मा को मिस करने लगी हूँ। अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखकर आर्यन ने कहा, मम्मा को मैं भी बहुत मिस करूंगा, मगर आई अंडरस्टैंड, तुम भी मम्मा को बहुत मिस कर रही हो। ठीक है, हम अदला बदली कर लेते हैं। दोनों बच्चों ने आपस में अपने कपड़े बदल लिए और नन्ही सी रिया जाकर पिंकी और यश के साथ बैठ गई। रेस के खत्म होते ही रोहित ने अनिका के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर अनिका ने रोहित को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। कपड़े चेंज करने के बाद अनिका बिना रोहित से बात किए स्टैंड में जाकर बच्चों के साथ घर चली गई। रोहित को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के सीने में पत्थर का दिल है। रोहित की लाख कोशिशों के बावजूद अनिका की इमोशंस पिघलने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित भी चेंज करके वीवीआईपी स्टैंड में पहुंचा। रोहित ने देखा कि आर्यन वीवीआईपी बॉक्स में बैठा रोहित के आने का इंतजार कर रहा था। रेस में रोहित ने किस तरह अनिका की जान बचाई थी यह स्टेडियम में बैठे हर शख्स ने देखा था। रोहित को लगा कि उसकी बेटी रिया इस बात से इम्प्रेस हो गई होगी कि उसके पापा ने किस तरह जान पर खेलकर उसकी मम्मा की जान बचाई। रोहित को इस वक्त पता नहीं था कि बच्चों के बीच अदला बदला हो गई थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए आर्यन को रिया समझकर पूछा, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे पापा सुपर कूल है ना? किस तरह रेस में बाकी सब रेसर्स को पछाड़ दिया पापा ने। आर यू हैप्पी? रोहित को इस तरह मुस्कुराते हुए और हवा में हाथ लहराते हुए आर्यन ने कभी नहीं देखा था। रोहित को इस तरह बात करते हुए देखकर आर्यन को एक बहुत बड़ा शौक लगा था। आर्यन को वह बातें याद आने लगी जब रोहित इसी तरह अजीब हरकतें करने लगता था और किस तरह विटामिन की गोलियां खाकर रोहित की दिमागी हालत में सुधार आने लगा था। अपनी जगह से उठकर आर्यन ने रोहित से कहा, पापा, क्या आपने वह विटामिन की गोलियां लेना बंद कर दिया है जिससे दिमागी हालत सही रहती है? यह सवाल सुनते ही रोहित के दोनों हाथ हवा में ही फ्रीज हो गए। रोहित अब जान चुका था कि उसकी प्यारी लाडली बेटी अपनी मम्मा के साथ जा चुकी थी और आर्यन के सामने इस तरह से बात करना रोहित के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। फिर आर्यन ने अपने डैड को वीवीआईपी स्टैंड से बाहर निकलने का इशारा किया। जब दोनों बाप बेटे एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगे तब अचानक ही आगे चल रहा आर्यन अपनी जगह पर रुक गया और मुड़ के अपने डैड से कहने लगा, वैसे कंग्रेचुलेशन कि आप रेस में सेकेंड आए हो, मगर यह मत भूलना कि मॉम फर्स्ट पोजीशन पर आई है। इसका मतलब यह हुआ कि आप मॉम को हरा नहीं पाए हैं। इतने दिनों के बाद फिर से आर्यन के मुंह से अपनी इंसल्ट सुनकर रोहित को अचानक खांसी आ गई। अपनी खांसी पर कंट्रोल पाते हुए रोहित ने अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही रिक्वेस्टिंग टोन में पूछा, क्या तुम कभी अपने पापा की तारीफ नहीं कर सकते? वहाँ जब अनिका अपनी नन्ही सी रिया के साथ घर वापस जा रही थी तब नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथों से अपने मम्मा को हग कर लिया और कहा, मम्मा, यू आर द बेस्ट। तुम क्या कार चलाती हो? क्या टर्न लेती हो? क्या आप कार के टायर्स से आग निकालती हो? तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही एडवेंचर भी। और फिर तुमने कहानी के एंड में एक हीरो की तरह आकर डैडी की जान बचा ली। यू आर द गुड लुक मम्मा। मुझे लगता है अब पापा को जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम बनकर रहेंगे। नन्ही सी रिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनिका की भी हंसी निकल गई। अनिका ने लगातार बोल रही रिया को बीच में काटते हुए कहा, यह सारी बातें तुमने कहां से सीखी? तब तो अपनी मम्मा की बातों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, बड़े लोग जब खाना खाने बैठते हैं
तब ऐसी ही बातें करते हैं, बस उन्हीं से सीखा। अनिका ने रिया को समझाते हुए कहा, बड़े लोगों की सारी बातें नहीं सुना करते। और हाँ, बड़ी फैमिली के बीच कहीं तुम्हारी मम्मा को भूल तो नहीं गई थी? अनिका के मुंह से यह बात निकलते ही पैसेंजर सीट पर बैठी रिया अचानक छलांग लगाकर अनिका की गोद में आ गई। किसी तरह अनिका ने ड्राइविंग पर कंट्रोल किया, मगर रिया ने जोर से अपनी मम्मा को हक करते हुए कहा, मम्मा आई मिस यू सो मच, प्लीज मम्मा, सो मच। मैं अकेले में तुम्हें मिस करती थी, तब रोती थी। क्या मम्मा ने भी रिया को मिस किया? क्या आप मेरे लिए कभी रोए? रिया की बात सुनते ही अनिका ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम। जैसे ही अनिका के मुंह से यह बात निकली, रिया ने अनिका पर अपनी हक की ग्रिप अचानक छोड़ दी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। अचानक ही रिया के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अनिका ने रिया से पूछा, क्या हुआ? अरे अभी तक तो इतना उछल कूद रही थी, अचानक शांत कैसे हो गई? अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डालकर नन्ही सी रिया ने कहा, मम्मा भाई बहुत शांत है ना, और मैं बहुत बोलती हूँ। तुम्हें भाई पसंद है और मैं नहीं, है ना मम्मा? नन्ही सी रिया के मुंह से जैसी ही यह बात निकली, अनिका ने ब्रेक पर अपने पांव रख दिए। जैसे ही गाड़ी होल्ड हुई, अनिका ने रिया को अपने हाथों में उठा लिया और लगातार चूमते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें प्यार ना करूं। अनिका को इस तरह प्यार करते हुए देखते ही रिया के चेहरे पर फिर से खुशी आ गई और अपनी मम्मी को हक करते हुए रिया ने कहा, तुम भाई को भी प्यार कर सकती हो और मुझे भी, बस तुम्हें यह ध्यान रखना कि तुम किसी को भी कम या ज्यादा प्यार ना करो। अनिका ने रिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसी तुम कहो। दोनों माँ बेटी इस बात पर एक साथ हंस पड़ी। आकाश गुलेरिया तेजी से ड्राइव करते हुए लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जैसे ही वह टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड में पहुंचा, कुछ नर्सेज ने आकाश गुलेरिया को देखते ही कहा, अच्छा हुआ मिस्टर आकाश आप आ गए। आपके अंकल किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ रहा है। हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर किसी तरह उनका शांत गुस्सा नहीं हुआ तो यह उनकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आकाश गुलेरिया यह बात सुनकर हैरान रह गया। बचपन से लेकर आज तक आकाश ने अपने चाचा को कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। वह काफी ज्यादा पैशनेट थे कुछ चीजों को लेकर, मगर इस तरह बिहेवियर उन्होंने कभी नहीं किया था। आकाश को हैरानी इस बात की थी कि आखिर किस बात को लेकर करण गुलेरिया को इतना गुस्सा आया था कि अचानक ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि हॉस्पिटल वालों को इतनी अर्जेंसी में आकाश को हॉस्पिटल बुलाना पड़ा। आकाश जब करण गुलेरिया के वार्ड में अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वार्ड के अंदर काफी चीजें बिखरी पड़ी थी। वार्ड के अंदर काफी ग्लासेज भी टूटे हुए फर्श पर गिरे थे। शरीर से काफी कमजोर हो चुके करण गुलेरिया के चेहरे पर इस वक्त कमजोरी के साथ साथ गुस्सा झंझना रहा था। करण गुलेरिया ने अपनी दोनों टांगे बिस्तर से नीचे कर दी थी। अपने दोनों हाथों से बिस्तर को मजबूती से पकड़ रखा था। वह तेजी से सांस ले रहे थे। एक नर्स और एक वार्ड बॉय लगातार उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर करण गुलेरिया उन्हें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अपने चाचा का इस तरह का बिहेवियर देखकर आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंकल को इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। आकाश को अंदर आता हुआ देखकर एक वार्ड बॉय दौड़कर आकाश के पास गया। वार्ड बॉय आकाश से कहने लगा, सर अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही संभालिए इन्हें। इतना गुस्सा इस वक्त इनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हर बार आकाश के आते ही करण गुलेरिया के चेहरे पर राहत आ जाती थी, मगर आज आकाश के आने पर करण गुलेरिया ने नजर उठाकर एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखा। आकाश अपने चाचा के पास जाकर उनसे बातें करना चाहता था, तभी आकाश की नजर साइड टेबल पर पड़ी एक फाइल पर गई। आकाश यह देखकर चौंक गया कि वह फाइल मयूर से निकाली हुई अनिका की डीएनए रिपोर्ट की फाइल थी। साइड टेबल पर पड़ी अनिका की डीएनए रिपोर्ट को देखते ही आकाश की सांसें जैसे अटक गई थी। वो समझ चुका था कि उसके अंकल करण क्यों अपने आप पर से अपना कंट्रोल घुमा बैठे थे। जिस करण गुलेरिया को आकाश ने हमेशा अपने बाप से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी, उसी करण गुलेरिया को आज आकाश
इस हालत में देखकर बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। करण गुलेरिया ने अपना सर झुका लिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात का पछतावा हो रहा हो। फिर अचानक ही रिपोर्ट अपने हाथ में उठाकर करण गुलेरिया ने उसे जोर से सामने की टेबल पर फेंका। आकाश तुरंत अपने अंकल के पांव के पास आकर बैठ गया और उनके पांव पर हाथ रखकर कहने लगा, देखिए अंकल, मैंने आपको यह रिपोर्ट्स इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैंने सोचा आपको शायद गुस्सा आ जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज अंकल, आप शांत हो जाइए। जब आकाश करण गुलेरिया से यह सब कुछ कह रहा था तो करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी थी। उनके हाथ अचानक कांपने लगे थे। आकाश को बीच में रोकते हुए करण गुलेरिया ने कहा, मुझसे छुपाकर तुमने बहुत गलत किया। आकाश ने अपने अंकल को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश कीजिए अंकल, मुझे लगा कि आपकी सेहत के लिए इस वक्त यह अच्छा नहीं होगा। जैसे ही आकाश ने यह बात कही, करण गुलेरिया ने अपने भतीजे की आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछा, क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुमने यह रिपोर्ट मुझसे छुपाई? अचानक ही आकाश के चेहरे पर खामोशी छा गई और वह बिना कुछ कहे बस अपने अंकल को देखता रहा। कुछ देर तक देखने के बाद आकाश ने अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर अपने चाचा के पैरों के पास बैठने के बाद आकाश धीरे से खड़ा हुआ और अपने अंकल के वार्ड से बाहर निकलने लगा। जैसे ही आकाश करण गुलेरिया के कमरे से बाहर निकला, उसे सामने से मयूर आता हुआ नजर आया। आकाश के पास आते ही मयूर ने पूछा, करण अंकल की तबीयत कैसी है? अब बिना जवाब दिए आकाश बस गुस्से से मयूर को देखता रहा। कुछ देर आकाश को देखने के बाद मयूर ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, प्लीज मुझे इस तरह मत देखो, मैं क्या कर सकता था? करण अंकल ने मुझसे रिपोर्ट मांगी, मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? हालांकि करण गुलेरिया काफी सालों पहले ही बिजनेस से रिटायर हो चुके थे, मगर आज भी गुलेरिया परिवार में उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा थी। कोई भी फैमिली मेंबर करण गुलेरिया की कही बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं आज गुलेरिया परिवार जहां कहीं भी था वो सिर्फ करण गुलेरिया की वजह से था। आकाश ने मयूर की ओर देखकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, आज नहीं तो कल यह होना ही था। जब मयूर ने आकाश को शांत होते हुए देखा तब मयूर की जान में जान आई। कुछ देर बाद मयूर ने आकाश से पूछा, अब हम क्या करें? आकाश, क्या हम अनिका को घर ले आए? इस बात पर कुछ देर सोचने के बाद आकाश ने कहा, यह फैसला करण अंकल को ही लेना है। हमें बस इतना करना है कि किसी भी तरह डॉक्टर अमृता को ढूंढना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मल्होत्रा हाउस पहुंचने के बाद अनिका रिया को सीधा अपने बेडरूम में ले गई। रेस के बाद अनिका काफी थक चुकी थी और कुछ देर आराम करना चाहती थी। रिया बेड पर ठीक अपनी मम्मा के बगल में लेटकर कुछ सोचने लगी। जब अनिका ने रिया को देखा तो वह समझ गई कि जरूर रिया के मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसका वह जवाब जानना चाहती है। अनिका ने पूछा, अब बता भी दो मम्मा को, क्या पूछना है तुम्हें? क्या जानना चाहती हो? अब कौन सा नया सवाल पैदा हुआ है तुम्हारे नन्हे मगर तेज दिमाग में? रिया ने अपनी नजरें नीची करके धीमी आवाज में अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा, क्या आपने मेरे फैन नानू के बारे में पता लगाया? रिया की यह बात सुनते ही अनिका की नींद पूरी तरह उड़ गई थी। अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसने रिया को प्रॉमिस किया था कि वह उसके फैन नानू को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। अनिका ने अपनी उंगलियों से अपना सर खुजलाते हुए रिया से कहा, भूल गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी बेबी। देखो, आज तो मम्मा बहुत थक गई है, तुम तो जानती हो। चलो, मैं कल उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, ठीक है? अब मम्मा को सोने दो। अनिका के सोने के बाद नन्ही सी रिया खामोश बेड से उतरी और बालकनी में जाकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। रिया ने राजलक्ष्मी को मैसेज करके रिक्वेस्ट की थी कि वह किसी को ढूंढने में उसकी मदद करे। राजलक्ष्मी ने रिप्लाई बैक करते हुए रिया को लिखा, क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे क्यों मदद मांग रही हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? इस पर रिया ने लिखा, सी इज अस्लीप। रिया ने राजलक्ष्मी को अपनी रिक्वेस्ट बता दी। उसके बाद रिया ने फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। लाइव स्ट्रीम पर रिया के फैंस के साथ रिया के सेकेंड बेस्ट फैन यानी कि उसके फैन डैडी भी उसकी लाइव स्ट्रीम फॉलो करने लगे। हमेशा की तरह रोहित ने रिया को ढेर सारे टोकन सपोर्ट में भेजे। रोहित ने यह भी पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया, जिस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बड़ी मम्मी ने खाना बनाया था।
इस पर रोहित ने फिर से रिया से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा ने खाना खाया? रिया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह बहुत थक गई थी, वह सो गई है। कुछ देर लाइव स्ट्रीम करने के बाद रिया भी अपनी मम्मी के पास जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जैसे ही रिया की आंखें खुली, रिया ने अपने कमरे फोन से राजलक्ष्मी को मैसेज करके पूछा, क्या आपने मेरे फैन नानू के बारे में पता लगाया? अनफॉर्चुनेटली राजलक्ष्मी फैन नानू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई थी। यह सुनते ही रिया काफी नाराज हो गई। रिया ने अपना फोन चुपचाप नीचे रख दिया और तैयार होकर स्कूल जाने लगी। काफी टाइम से रिया स्कूल नहीं गई थी। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। पिछले काफी दिनों से आर्यन रिया बनकर स्कूल अटेंड करता था। ये बात स्कूल में किसी को पता नहीं थी, मगर किंडरी टीचर इस बात से परेशान थी। पिछले काफी दिनों से नन्ही सी रिया के स्वभाव में काफी चेंजेस आ गए थे। हमेशा खेल कूद करने वाली बच्ची अचानक ही बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट हो गई थी। वो रिया हमेशा बाकी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती थी, वह अचानक ही अकेली अकेली रहने लगी थी। किंडरी टीचर को पहले से रिया और अनिका के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था। किंडरी टीचर ने सोचा कि शायद स्कूल में हुए एक के बाद एक हादसे की वजह से रिया के छोटे से मन पर बहुत गहरा सदमा लगा था और इसी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे जो पॉजिटिव नहीं थे। एक हंसता खेलता बच्चा जो हमेशा ही सबके साथ कॉन्फिडेंस से बात करता था, वह अचानक इतना ऑब्डियंट और शांत कैसे हो गया था। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में एक अपॉइंटमेंट साइकियाट्रिस्ट भी रखा गया था। किंडरी टीचर ने सोचा आज वह रिया के लिए उस साइकियाट्रिस्ट का एक सेशन बुक करवाए। कई बार काउंसलिंग करने के बाद बच्चों को हुई प्रॉब्लम को जानने में बहुत आसानी होती है और उसके मन में आई गलत बातों को बाहर निकालना आसान हो जाता है। अभी किंडरी टीचर यह सारी बातें सोच रही थी कि श्रेया रिया को डांस सेशन से लेकर आई। किन्नर टीचर ने यह देखकर हैरान हो गई कि नन्ही सी रिया उछल कूद करती हुई श्रेया के साथ बात कर रही थी। रिया फिर से पहले की तरह कॉन्फिडेंस और शार्प लग रही थी। इनफैक्ट बात करते वक्त रिया एक जगह पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वह कंटिन्यूअसली श्रेया से सिखाए हुए डांस मोमेंट करके श्रेया को दिखा रही थी। जैसे ही रिया की नजर किंडरी टीचर पर पड़ी, रिया ने किंडरी टीचर से कहा, हेलो किंडरी टीचर, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। वाओ, आपके कानों के इयररिंग्स, दे आर सो कूल। रिया को इस तरह बात करते देखकर किंडरी टीचर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया को लगा कि किंडरी टीचर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही है, इसलिए रिया ने किंडरी टीचर को एक बार ऊपर से नीचे देखा और कहा, मुझे लगता है आपकी काफी वेट लूज किया है। देखिए आपकी ड्रेस आप पर बड़ी लगने लगी है। यह सुनते ही किंडरी टीचर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। रिया अच्छी तरह जानती थी कि औरतों को अगर यह कहा जाए कि उन्होंने काफी वेट लूज किया है तो यह बात उनके दिल से बहुत अच्छी लगती है। रिया को इस तरह बात करती हुए देखकर किंडरी टीचर को यकीन हो गया कि रिया के साथ सब कुछ ठीक है और उसे साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रिया क्लासरूम के अंदर एंटर हुई, बाकी बच्चों ने हमेशा की तरह रिया को घेर लिया, मगर रिया जो अपने फ्रेंड्स को काफी टाइम के बाद देख रही थी, उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। मगर इससे पहले कि रिया अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बात करती, बच्चों ने रिया से कहा, रिया तुम ठीक तो हो ना? छुट्टियों में तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? उस अर्जुन ने कहा था कि छुट्टियों के बाद तुमसे बदला लेगा। उसने कहा था कि रोहित मारवा तुम्हारे पापा नहीं है और वह तुम्हें सबक जरूर सिखाएगा। सारे बच्चे रिया के लिए वांड थे। जब सारे बच्चे रिया के साथ बात कर रहे थे, अचानक क्लास के अंदर अर्जुन सिखात अपने दोस्तों के साथ आ गया। रिया के दोस्त अर्जुन को इस तरह देखकर खामोश हो गए। अर्जुन को देखते ही सारे बच्चे के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। एक के बाद एक सारे बच्चे अर्जुन और रिया के बीच आकर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सारे बच्चों ने मिलकर रिया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली थी। सब बच्चों को डर था कि आज अर्जुन जरूर रिया की पिटाई करेगा। बच्चों को इस तरह अपने लिए प्रोटेक्टिव होते हुए देखकर रिया ने मुस्कुराते हुए अपने फ्रेंड्स से कहा, फ्रेंड्स जस्ट चिल, मुझे कुछ नहीं होगा, आप सब शांति से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। रिया की क्लास के बच्चों को डरा हुआ देखकर अर्जुन ने अपने साथियों से कहा कि वह वापस अपने क्लास में चले जाए।
उनके जाने के बाद अर्जुन धीरे से चलकर रिया के पास आया और नजरें झुकाकर रिया से कहने लगा, मुझे माफ कर देना रिया, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुमसे अच्छा बर्ताव करना है और अच्छे से पेश आना है। आज मैं तुम्हारी पूरी क्लास के सामने तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद परेशान नहीं करूंगा। तुम मेरे गैंग की मेंबर नहीं बनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल होने के लिए इनविटेशन देता हूँ। गैंग हम दोनों साथ मिलकर चलाएंगे। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर रिया का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सामने खड़ा यह लंबा सा लड़का कौन सा था और वह क्यों ऐसी बातें कर रहा था। रिया ने बस अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कोई गैंग चलाना नहीं चाहती, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। अर्जुन ने फिर धीमी आवाज में रिया से कहा, यह तुम क्या कह रही हो रिया? इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें और तुम्हें मेरी इस ऑफर की कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये ऑफर मैंने स्कूल में किसी को नहीं दी है आज तक। तुम यह ऑफर टुकरा के मेरा इंसल्ट कर रही हो। नन्ही सी रिया अर्जुन की बातें समझ नहीं पा रही थी, साथ ही उसे अर्जुन की बातों से अब इरिटेशन भी होने लगा था। रिया ने अपने हाथ अपने सर पर इशारे से घुमाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती। नन्ही सी बच्ची के मुंह से यह सुनकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसके गालों के साथ साथ उसकी आंखें भी लाल होने लगी थी। जोर से अपनी मुट्ठी कचकचाते हुए अर्जुन ने चुटकी बजाते हुए रिया से कहा, यह मत समझना कि तुम्हारे पापा रोहित मारवा है तो मैं तुमसे डर गया। मेरे पापा बस तुम्हारे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते नहीं है। इतना याद रखना कि मेरे पापा मार्शल आर्ट के ट्रेंड स्टूडेंट हैं। तुमने कभी ब्रह्मपुत्र एकेडमी का नाम नहीं सुना होगा। मेरे पापा वहाँ के गुरु बलवीर सर के फेवरेट स्टूडेंट हैं और मेरे पापा ने मुझे भी काफी ट्रेनिंग दी है मार्शल आर्ट की। बलवीर सर से सीखे हुए मार्शल आर्ट के एक दो दांव अगर तुम पर चला दिए ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे यह सारे दोस्त भी कल से क्लास में लंगड़ाते हुए नजर आएंगे। जब अर्जुन ने जोर से पूरे क्लास के सामने यह बात कही तो रिया के सारे दोस्त घबरा गए। फिर क्लास में दूसरे बच्चों की ओर देखकर अर्जुन ने कहा, अब मैं तुम सबको एक मौका देता हूँ, या तो तुम सब मेरी गैंग के मेंबर्स बन जाओ और हमेशा के लिए इस रिया की बच्ची से बात करना बंद कर दो, या फिर तुम सबको मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम सब याद रखोगे। और यह मत समझना कि इसके पास पापा रोहित मारवा है तो तुम सबको मुझसे बचा लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं मेरे पापा को इसके पापा रोहित मारवा से फाइट करने के लिए कहूंगा और मेरा दावा है कि सिर्फ 2 ही मिनट के अंदर मेरे पापा जो बलबीर सर के स्टूडेंट हैं वह इनके पापा को नॉक आउट कर देंगे। मुझे अभी जवाब चाहिए, क्या तुम लोग रिया के साथ हो या मेरे साथ हो? नन्ही से पिंकी और यश दौड़कर रिया के पास आ गए और रिया को कंधे से पकड़ लिया। बाकी सारे बच्चे अब डर के मारे सोच में पड़ गए थे। सभी बच्चे रिया से बहुत प्यार करते थे, मगर इस वक्त सारे बच्चों को अर्जुन का डर था। दिल्ली में बलवीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी बहुत फेमस थी और बच्चे जानते थे कि वहाँ के सीखे हुए लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। अर्जुन ने काउंट डाउन करना शुरू कर दिया, 3, 2। इससे पहले कि अर्जुन 1 कह सकता, नन्ही सी रिया ने अपनी बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ ही सेकेंड बाद जब सामने से किसी ने फोन आंसर किया तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बलवीर दादू, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच। मेरी पहली वाली चैनल डिलीट हो गई है, प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।